का जो नाम है वो है जीके बाई नेवरी सर। ये जीके बाई नेवरी सर को आप ज्वाइन करें, और जैसे ही आप इसको ज्वाइन करेंगे, जीके बाई नेवरी सर में लिख देता हूं, जीके बाई नेवरी सर, है ना। जैसे आप जीके बाई नेवरी सर को ज्वाइन करेंगे, उसके बाद वहां पे आपको इसकी पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, चलें आगे, चलते हैं आगे। देखिएगा, अब देखना, मैं आपको एक बात बताता हूं कि यहां पर ने कहा कि 4 बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं सर। ये मेसोजोइक काल के अंत तक ट्रांस हिमालय बन चुका होता है, और जो मुख्य हिमालय है जिसके 3 पार्ट अपन पढ़ते हैं, ये सीनोजोइक कल्प में बनता है। कौन से कल्प में बनता है? सीनोजोइक कल्प में। यानी अब ये कल्प आपके याद नहीं हो तो देखिएगा, एक बार आप साइंस बैकग्राउंड के बच्चों के नहीं याद होगा, बाकी आर्ट्स वाले तो याद कर लेंगे। सीनोजोइक कल्प है, इसमें बनता है। कौन से युग में बनता है? टर्सरी युग में। अब तीनों में देखो, सबसे पहले कौन सा बना? महान। ट्रांस तो पहले बन चुका था। महान हिमालय, जिसे अवरक्त हिमालय कहते हैं, ये इयोसीन में, फिर ये मायोसीन में, ये प्लायोसीन में। 3 सीन याद करने, इयोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन। बोलो मेरे साथ साथ, इयोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, 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 प्लायोसीन। याद रखिएगा, इयोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन। मैं चाह रहा हूं कि टेक्निकल टीम गेट को बंद कर दे, क्योंकि लोगों को बाहर काफी ज्यादा सुन रहा है। ध्यान देना मेरी बात, इयोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, है ना। चलिएगा आगे देखना, अब ध्यान देना मेरी बात। इयोसीन में क्या बना? महान हिमालय बना। मायोसीन में क्या बना? मध्य हिमालय बना। और प्लायोसीन की बात आती तो कौन सा बनता है? आप कहेंगे शिवालिक बन जाता है। 3 याद रहेंगे इतना? बिल्कुल रहेंगे सर, रहेंगे। हाँ जी, ठीक है। चलिए इसके बाद फिर आगे चलते हैं। आगे फिर जैसे ही बात करते हैं अपन, तो अपने पास आता है ये, अपने पास हिमालय के पार्ट आगे। ध्यान देना, काम की बात है, बड़ी ही अच्छी बात है। यहां पे नंबर 1 पे बात कर रहा हूं मैंने क्या कहा? हिमालय। हिमालय में पहले ट्रांस, ट्रांस के बाद में महान, महान के बाद में मध्य, मध्य के बाद शिवालिक, फिर आ गया मैदान। गौर करना मेरी बात के ऊपर। यहां पे ट्रांस, महान, मध्य, शिवालिक, फिर मैदान, मैदान के बाद पठार, पठार के बाद नीचे तो वही सागर। अब यहां पे आपको एक ही बात ध्यान देनी, क्या? इनके बीच में कोई ना कोई गैप बनते हैं, कोई ना कोई जोन बनते हैं, कोई ना कोई फॉल्ट आते हैं, कोई ना कोई थ्रस्ट बनते हैं। और ये थ्रस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अधीनस्थ चयन बोर्ड का पैटर्न हालांकि, लेकिन आरपीसी भी इस पैटर्न को अपनाती है, तो अपन इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ध्यान देना, नंबर 1 पे बात आती है ट्रांस और महान के बीच में आता है सच्चर जोन। ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में आता है सच्चर जोन हिमालय। ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में क्या आता है? तो आपका उत्तर आएगा सच्चर जोन हिमालय आता है। इसके बाद फिर बात करते हैं महान हिमालय और मध्य हिमालय के बाद में क्या आता है? तो आप कहेंगे एमसीटी आता है या एमसीएफ आता है। एमसीटी, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। एमसीटी की स्थिति किसके बीच में है? महान और मध्य के बीच में है। महान और मध्य के बीच में एमसीटी आएगा, और मध्य और शिवालिक के बीच में एमबीटी आएगा। मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट भी कह सकते हैं आप, मेन बाउंड्री थ्रस्ट भी कह सकते हैं। ध्यान देना, ट्रांस और महान के बीच में क्या है? सच्चर जोन है। भाई ये हिमालय बना, ये बना, गैप आया, यहां पे एक फॉल्ट पड़ गया, यहां पे एक फॉल्ट पड़ गया, और इस फॉल्ट को आप सच्चर जोन कहते हैं। इसी फॉल्ट को आप हिंज लाइन के नाम से भी जानते हैं। गौर करना मेरी बात के ऊपर। फिर जैसे आप आगे बढ़े, ये महान हिमालय, महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में फिर एक गैप आता है, और ये जो गैप बनता है यहाँ पे, इसे क्या कहते हैं? यहाँ फिर एक फॉल्ट बनता है, यहाँ फिर एक थ्रस्ट बनता है, और इसे कहते हैं एमसीटी। एमसीटी बोले तो मुख्य सीमा, सॉरी मुख्य मध्य भ्रंश, मुख्य मध्य भ्रंश है, और ये है मुख्य सीमा भ्रंश। एमबीटी, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट, और इसके बाद आता है एचएफएफ, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, यानी हिमालय का अग्रभ्रंश। हिमालयन फ्रंट फॉल्ट की बात आती है, हिमालय के अग्रभ्रंश की बात आती है, तो अपन क्या देखेंगे? जरा गौर करना एक बात, बड़ी काम की बात। हिमालयन फ्रंट फॉल्ट किसका? हिमालयन जो फ्रंट फॉल्ट है, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, हिमालयन जो अग्रभ्रंश है, ये किस किस के बीच में? आप कहेंगे शिवालिक और उत्तर भारत के विशाल मैदान के बीच में आता है हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। चलें आगे, चलते हैं। इसके बाद फिर ध्यान देना, हाँ
हाँ बावली बातें नहीं रहे, पढ़ लो आगे देखना। अब बात आता है भारत में और कौन कौन से फोल्ट है। एक फोल्ट जब आप राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो एक फोल्ट आपके सामने आता है। कौन सा आता है सर? राजस्थान का भूगोल आप पढ़ते हैं तो यहां पे आता है जीबीटी, ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट या ग्रेट बाउंड्री फोल्ट। ध्यान देना, जीबीटी भी आप इसे कहते हैं और आप इसे जीबीएफ भी कहते हैं। जीबीएफ का मतलब है ग्रेट बॉयफ्रेंड, नहीं ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। याद रखिएगा मेरी बात को, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट यानी महान सीमा भ्रंश। वो क्या था सर? वो एमबीटी था। फिर गई है, इसको क्या हो रहा है भैया? ध्यान देना, मैं आपको बता देता हूं। भाई यहाँ से निकल जा यार। थोड़ा एक मिनट रुकिएगा, इस वाले पेज को देखते हैं। पर हाफलोंग फोल्ट आता है अरुणाचल प्रदेश के बीच में, इसके बाद फिर आता है दिल्ली हरिद्वार भंस आता है। मयूर फाल्ट कोई काम के नहीं है। एक बार मैं वापस से इसको डालता हूं, ये पता नहीं क्यों आज गड़बड़ कर रहा है। ये लंबी फाइल है इसलिए थोड़ा सा मैं इसके पेड़ डिलीट करूंगा लास्ट वाले, क्योंकि एक दिन में तो वैसे भी नहीं होनी है ना? पड़ोसियों के शादी है, डीजे बज रहा है, बजने दो, क्या दिक्कत है? अपने डीजे बज रहा है तो रुक रुक चल कितना मिनट है? आज तो गुरुदेव फूटरा लगा है, क्या मतलब रोज फूटरा कौन लगे? आज ही फूटरा लगे हैं। हाँ जी, एक मिनट में तब तक कमेंट पढ़ लेता हूँ आपको। ये तो कहीं को खत्म नहीं होता है। नमस्कार भाई नमस्कार। अरे फाइलें जाती क्यों है? कहाँ किसी की नजर नहीं लग रही है क्या? तेरा सूट बंद करिए। चीन को बनाया है उसको। बिल्कुल बिल्कुल, किरण का वर्ग है ना सर, पोंख नेवरी से हो गया। बिल्कुल, गुड़ा पोंख नेवरी बागोली मणकसा जहाज मावता पापड़ा पचड़ंगी कांकरिया नौरंगपुरा, उसी वाले बेल्ट से, चिंता मत करो ना। अरे लोटा चाय नहीं, अरे दूध है। ये पीडीएफ खुल जाती तब तक है ना। पानी पकड़ाना देखे। देखिएगा देवलाल जी, प्रायद्वीपों का जो प्रायद्वीप है, ये कहा जाता है किसे? तो आप कहेंगे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है अपने जो यूरोप महाद्वीपों से प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं ना। एक मिनट के लिए मैं थोड़ा सा क्या करता हूं, ये फिर कहेगी जाएगा, तो इससे अच्छा इसको एक बार डिलीट मार देते हैं। थोड़ी फाइल लंबी होगी इसलिए थोड़ा ये गड़बड़ कर रही है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। 5 मिनट तो आपके खराब होंगे।
चलिएगा प्रारंभ करते हैं वापस से अपन अपने सेशन को, जहां भी चल रहा था वहीं से आगे बढ़ाते हैं। अब देखिएगा यहाँ अपनी बातें चल रही थी, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। यानी मुख्य से फाल्ट आ जाएंगे, एक आपका सच्चर जोन आ जाता है, एक एमसीटी आ जाता है, एमसीटी के बाद एमबीटी आ जाता है, इसके बाद में आपका एचएफएफ आ जाता है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात यहाँ पे। इसके बाद मैंने कहा आपको कि जीबीटी बोले या जीबीएफ बोले, महान सीमा भ्रंश जिसे आप कहते हैं, ये अरावली और विंध्याचल के बीच में आता है, अपने राजस्थान से संबंधित है, जीबीएफ या जीबीटी। इसके बाद आता है कि फाल्ट का महत्व क्या होता है। देखिएगा नदी घाटियां बन जाती है, यहाँ पे कोयले का यहाँ निक्षेप हो जाता है, जियोथर्मल एनर्जी के क्षेत्र बन जाते हैं, इको टूरिज्म का यहाँ पे विकास हो जाता है, और लास्ट में बात आती है जल विद्युत का निर्माण भी यहाँ पे होता है। ध्यान दीजिएगा अगली बात फिर आती है आपके सामने कि हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है। भाई आपसे ये पूछा जाए कि हिमालय कैसा पर्वत है, तो आपका उत्तर क्या आएगा सर? आपका उत्तर आएगा हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है। चलो ठीक बात है, हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है, लेकिन आपसे ये पूछा जाए हिमालय कौन से काल में बना है, तो आपका उत्तर क्या आएगा? आपका उत्तर आएगा हिमालय जो बना है ये अल्पाइन काल में बना है। हिमालय पर्वत निर्माण के काल आते हैं विभिन्न विभिन्न, जैसे मैं बात करता हूं कि अरावली कौन से काल में बना है? प्री कैम्ब्रियन काल में। प्री कैम्ब्रियन काल आता है, कैलिडोनियन काल आता है, हर्सिनियन काल आता है, और हर्सिनियन काल के बाद में एक काल और आ जाता है जिसका नाम आता है अल्पाइन काल। आपसे पूछा जाए हिमालय कौन से काल में बना है, आपका उत्तर आएगा सर हिमालय अल्पाइन काल के अंदर बना है। हिमालय कौन से काल में बना, तो आप कहेंगे हिमालय अल्पाइन काल के अंदर बना है। आपसे पूछा जाए हिमालय की तुलना यूरोप के कौन से पर्वत से की जा सकती है, आप कहेंगे यूरोप के आल्प्स पर्वत से। जैसे आप अरावली की तुलना अमेरिका के अपलेशियन पर्वत से करते हैं, वैसे ही यूरोप के आल्प्स पर्वत से अपन हिमालय की तुलना कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिस टाइम हिमालय बन रहा था उसी टाइम यूरोप का आल्प्स पर्वत है, ये भी उसी टाइम बन रहा था। इसके बाद फिर ध्यान देना, अगर निर्माण की बात करते हैं तो ये अभी भी जारी है इसका। क्यों? इसके प्रमाण कहां से मिलते हैं? देखिएगा भूकंप लगातार हिमालय क्षेत्र में आते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो हलचल हो रही है तभी भूकंप आ रहे हैं, अन्यथा तो भूकंप नहीं आते। बात करते हैं हिमालय चोटियों की ऊंचाई का बढ़ना। आज माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 नहीं है, 8,848 से ज्यादा हो चुकी है। लगातार ऊंचाई क्यों बढ़ रही है? क्योंकि इंडियन प्लेट लगातार अभी भी क्या कर रही है? गति कर रही है, और जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराती है तो वहां पर भूकंप आते हैं। इसीलिए आते हैं क्योंकि दोनों प्लेटों में अभी भी गति है, प्लेट टेक्टोनिक के तहत दोनों प्लेटें अभी भी गति कर रही हैं। दूसरी बात, हिमालय की चोटियों का बढ़ना ये इस बात का संकेत करता है कि हिमालय भी युवा पर्वत है, ये नवीन वलित पर्वत है, अभी भी इसका निर्माण जारी है, अभी भी इसका निर्माण जारी है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात के ऊपर, हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इसकी औसत ऊंचाई की बात करते हैं, लगभग 6100 मीटर आती है। यानी हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी आती है, तो आपका उत्तर बनेगा हिमालय की जो औसत ऊंचाई है ये आती है कितनी, तो आप कहेंगे ये 6100 मीटर आती है। कितनी आती है? 6100 मीटर आती है। चलिएगा फिर आगे देखते हैं। आज टेस्ट का हल आज होगा ना, आज होगा टेस्ट का हल, है ना। हिमालय की बात करते हैं, हिमालय का विस्तार कहां से लेके कहां तक है? याद रखिएगा 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से 96 डिग्री पूर्वी देशांतर तक। अगर आपसे ये पूछा जाए हिमालय का विस्तार कहां से लेके कहां तक है, तो आपका उत्तर आएगा 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से, और आपका कहां तक, तो आप कहेंगे 96 डिग्री पूर्वी देशांतर तक। इधर सिंधु नदी से लेकर के और ब्रह्मपुत्र नदी तक हिमालय का विस्तार है, नगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा पर्वत तक हिमालय का विस्तार है, और लगभग इसकी लंबाई पूछी जाए तो आपका उत्तर आएगा 2500 किलोमीटर है। यानी हिमालय की लंबाई कितनी है, तो आपका उत्तर आएगा 2500 किलोमीटर है। हिमालय की लंबाई कितनी? 2500। कौन सी दो नदियों के बीच में है? सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक है। बात आता है 74 डिग्री से लेके 96 डिग्री तक है, यानी 22 डिग्री देशांतर में इसका विस्तार है। अगर आपसे पूछा जाए कौन सी चोटी से लेके, तो आपका उत्तर आएगा नगा पर्वत या नगा चोटी से लेके नामचा बरवा चोटी तक है। इसकी लेंथ कितनी आती है? 2500 किलोमीटर इसकी लेंथ या लंबाई आती है। अब मैं बात करता हूं, हिमालय सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक है, नगा पर्वत से लेके नामचा बरवा तक है, लंबाई इसकी 2500 आती है। अगर चौड़ाई की बात करते हैं,
160 किलोमीटर से लेके 400 किलोमीटर तक है। चौड़ाई कितनी? 160 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक। कौन से भाग में अधिक चौड़ा है, कौन से भाग में कम चौड़ा है, इस बात को भी अपन जानेंगे जैसे जैसे अपना सेशन आगे बढ़ेगा। ध्यान देना, औसत ऊंचाई की बात आती है, ये 6100 मीटर है। हिमालय की औसत ऊंचाई अगर आपसे पूछी जाए तो आपका उत्तर क्या आएगा? 6100 मीटर, यानी लगभग आप कह सकते हैं कि 6 किलोमीटर तक, यानी हिमालय की जो ऊंचाई है वो 6 किलोमीटर और उससे आगे तक है। 6100 मीटर एवरेज आ जाती है। ध्यान देना, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत यही आता है। अब बात आती है कि हिमालय की चौड़ाई किधर ज्यादा है, किधर कम है। ध्यान देना मेरी बात के ऊपर, यहां मैं कह रहा हूं कि हिमालय है ये पूर्वी भाग में कम चौड़ा है, ये पश्चिमी भाग में ज्यादा चौड़ा है। ध्यान देना, ये पूर्वी भाग में कम चौड़ा है, ये पश्चिमी भाग में ज्यादा चौड़ा है। ये पूर्वी भाग में ज्यादा ऊंचा है और पश्चिमी भाग में कम ऊंचा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मैं आपसे पूछूं कि हिमालय का ही हालात क्यों हो रहा है? क्योंकि इधर से भाई साहब इंडियन प्लेट क्या कर रही है? इंडियन प्लेट इधर से गति कर रही है और इंडियन प्लेट की जो गति है अब वो किधर है? वो नॉर्थ ईस्ट साइड में। मैं कहूं कि आपने दो सांडों को लड़ते हुए देखा है क्या? बिल्कुल देखा है सर। जब कोई भी दो सांड लड़ते हैं, अब वो यो सींग अड़ा लें दोनों, तो दोनों के मान लो एक एक सींग ये अड़ जाए, इन सींगों के बीच में दूरी क्या होगी? कम, और इधर दूरी क्या होगी? ज्यादा, यानी ये भाग क्या हो जाएगा? चौड़ा, और ये सींग अड़ा लेंगे। कहने का मतलब ये जो इंडियन प्लेट है इसका ये सींग अड़ा हुआ है तो इधर से चौड़ा हो गया, ये वाला पार्ट चौड़ा और ये वाला पार्ट क्या हो गया? संकड़ा। जब भाई साहब सींग अड़ी गया सांड का, सांड जब लड़ ही रहा है भारतीय सांड, तो भाई साहब यूरोपियन सांड से लड़ा और लड़ा तो भाई साहब क्या हुआ? दोनों के बीच में जो मलबा था वो और ऊपर उठ गया और यहाँ पे ऊंची ऊंची चोटियां बन गई। ध्यान देना मेरी बात, जब ये सांड लड़ता है तो सांड की पीछे से पीठ भी ऊपर होती है, इसीलिए दक्षिण भारत के अंदर दोदा बेटा ऊंची चोटी है, इसीलिए दक्षिण भारत के अंदर अनाई मुड़ी ऊंची चोटी है, क्योंकि प्लेट तो इंडियन है ना, सांड तो इंडियन ही है। याद रखना, इधर से ऊंची चोटी इसीलिए है दक्षिण के अंदर प्रायद्वीप पठार की, और यहां मैं बात कर रहा हूं तो यहां पे ऊंची चोटियां इस वाले पार्ट में, चाहे आप कंचनजंगा की बात कर सकते हैं, चाहे आप माउंट एवरेस्ट की बात कर सकते हैं, मकालू की बात करो, मसालू की बात करो, ये सारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर आपको याद रखना है। इसके बाद इधर चलते हैं, चौड़ाई होगी, बात आती चौड़ाई पूर्व से पश्चिम में वर्दी होती है चौड़ाई के अंदर। ऊंचाई की बात कर रहे हैं, ऊंचाई इधर कम है, इधर से इधर आएंगे तो वर्दी होगी। इधर ऐसा क्यों है? इधर अभिसरण सीमांत पर दबाव अधिक लग रहा है और इधर दबाव कम लग रहा है। जब दबाव कम लगेगा तो ऊंचाई में कमी आएगी और चौड़ाई में क्या होगी? वर्दी होगी। देसी तरीके से मैंने आपको बता दिया कैसे होगी, ध्यान दे लेना। इसके बाद फिर आगे चलते हैं। घर गृहस्थी वाले बच्चे हो, अगर शादी हो गई तब तो फ्री होके वैसे पढ़ाई करो, और शादी नहीं हुई तो भाई साहब पढ़ लो, नहीं कमारे घूमोगे यूं क्यों, है ना। देखना आगे चलिएगा। इसके बाद फिर बात आती है पूर्वी हिमालय में सर्वोच्च चोटियां हैं और हिमालय विश्व का सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है। दक्षिण अमेरिका की एंडीज पर्वत श्रेणी ये सबसे लंबी है, ये 7200 किलोमीटर में फैली हुई है। लगभग 7 देशों के अंदर इसका विस्तार आता है। ये हिमालय का पूरा मैंने डायग्राम बनाया, ये उत्तर पश्चिम से चलता है यूं, दक्षिण पूर्व में आता है, फिर ये सिक्किम के अंदर आके दार्जिलिंग हिमालय में आके ये पश्चिम से पूर्व हो जाता है, फिर ये दक्षिण पश्चिम से चलता है उत्तर पूर्व की ओर, फिर ये अरुणाचल में जाके उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व होता है और बाद में म्यांमार की सीमा के सहारे ये उत्तर से दक्षिण हो जाता है। यानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसमें एक बैंड आता है यहाँ पे जिसे सेंटेक्सियल बैंड कहा जाता है, जिसे अक्षीय झुकाव कहा जाता है। ये थोड़ा टेक्निकल टर्म्स है, आपको याद नहीं हो तो कोई चिंता नहीं करनी है, सामान्यतः यहाँ से कैसा कोई प्रश्न बनेगा नहीं। इसके बाद फिर ध्यान दीजिएगा, आगे मैं बात करता हूं यहाँ, तो आपके पास आता है हिमालय की आकृति कैसी है, आपका उत्तर आएगा अर्धवर्ताकार आकृति है, इसकी आकृति चापाकार है, इसकी आकृति तलवार की जैसी है। ध्यान देना, ढाल की बात करते हैं तो तिब्बत क्षेत्र की ओर यानी चाइना की ओर इसका ढाल क्या मंद है और इंडिया की ओर इसका ढाल क्या तीव्र है। इंडिया की ओर ढाल तीव्र है, इसलिए भारतीय सैनिकों को चढ़ने करने में परेशानी आती है और तिब्बत वाले तो तैयार ही रहते हैं। ध्यान देना, तिब्बत की तरफ ढाल मंद है, भारत की तरफ इसका ढाल थोड़ा सा तीव्र है, और तीव्र है इसीलिए हिम संकलन वगैरह की घटनाएं ज्यादा होती हैं। देशांतर की बात करते हैं, आपको बताया 74 से लेके और आपका 96 तक फैला हुआ है। कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, ध्यान देना, कश्मीर वाला हिस्सा, लद्दाख वाला हिस्सा, हिमाचल प्रदेश वाला हिस्सा, उत्तराखंड वाला हिस्सा, उसके बाद सीधा सिक्किम में गए। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार तो मैदानी में आएंगे। सिक्किम के बाद फिर आगे बात करते हैं आपका पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें चारों भौतिक प्रदेश हैं। इसमें हिमालय की चोटियां भी आती हैं, पश्चिम बंगाल में हिमालय की चोटियां भी आती हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर याद हो तो आपको आपके उत्तर भारत का विशाल मैदान का डेल्टाई प्रदेश भी आता है।
पश्चिम बंगाल के अंदर आपको याद हो तो ये पठारी प्रदेश की कुछ आकृतियां भी पश्चिम बंगाल में मिल जाएंगी और तटीय प्रदेश बोले तो कलकत्ता बंदरगाह पड़ते हैं, ये भी पश्चिम बंगाल में। यानी एकमात्र स्टेट पश्चिम बंगाल ऐसा है जहां चारों भौतिक प्रदेशों के दर्शन होते हैं, बोले तो हिमालय के भी, मैदान के भी, पठार के भी और तटीय प्रदेश के भी। ध्यान देना। इसके बाद अरुणाचल है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा, मेघालय। आप कहेंगे असम कहां गया सर? असम तो ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में आएगा और इसका मतलब आप क्या समझेंगे? ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में आने का मतलब वो तो मैदानी प्रदेश में शामिल हो जाएगा। चलें आगे चलते हैं। चलिएगा ना। अब इसके बाद फिर आगे बात आती है, अपने पास अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय। ये कौन सा हिमालय आता है? यहाँ पे पूर्वांचल हिमालय आता है। हिमालय का आंतरिक भाग ये आग्नेय चट्टानों से बना हुआ है, मध्य भाग आंतरिक चट्टानों से, और हिमालय का जो ऊपरी भाग है ये कौन सी चट्टानों से बना हुआ है? तो आप कहेंगे ये अवसादी चट्टानों से बना हुआ है। कौन सी चट्टानों से? अवसादी चट्टानों से। याद रखिएगा हिमालय का वर्गीकरण, ये आपको हिमालय याद रखना है। एक ट्रांस हिमालय, एक महान हिमालय, एक मध्य हिमालय, एक शिवालिक। एक ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक। जो मध्य हिमालय इसी को आप क्या कहते हैं? लघु हिमालय के नाम से जानते हैं। इसके बाद फिर बात बनती है तो याद रखिएगा सीधा, ये सबसे पहले आता है पराई हिमालय या पार हिमालय, ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय। ऐसे इसकी उपस्थिति का विचार सबसे पहले किसने दिया? हेडन महोदय के द्वारा दिया जाता है। याद रखना ये मध्य भाग इसका सबसे ज्यादा चौड़ा है, जो एक जल विभाजक का काम करता है, कोई खास बात नहीं है। लेकिन ट्रांस हिमालय वाले क्षेत्र से सिंधु है, सतलज है, ब्रह्मपुत्र आदि आदि नदियां निकलती हैं। इसकी चट्टानें जीवाश्म युक्त चट्टानें हैं। कौन से हिमालय की? ट्रांस हिमालय की। इसके बाद फिर आगे बात करते हैं तो अपने पास आता है ट्रांस हिमालय में आपको ये वाले 4 श्रेणियां याद रखनी है और इसके लिए आपको एक ही चीज याद रखनी है, कल जा पीर के पास, 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 कल जा पीर के पास। यानी कलेजा कर लो, कलजा कर लो, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, इतनी चीजें आपको ध्यान में रख लेनी। इसके बाद फिर बात करते हैं तो इसके बाद आ जाएगा आपका कौन सा? तो आप कहेंगे कराकोरम हिमालय। इसके अंदर ध्यान देना, एक चोटी आती केटू चोटी, गॉडविन ऑस्टिन, 8611 मीटर, ये कराकोरम का हिस्सा है, याद रख लेना है। और ये 8611 ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी आती, दूसरी ऊंची चोटी। गासेरबुरुम यहाँ केन्ने चोटी आती है, जम्मू कश्मीर के अंदर ही फैला हुआ है। कौन सा? पीओके वाले बेल्ट में। कौन सा? तो आप कहेंगे या केटू या जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से आप जानते हैं। मध्य एशिया की रीढ़ इसे कहा जाता है। कराकोरम वाले क्षेत्र को वसुधा का धवल शीर्ष कहा जाता है, इसे कृष्णागिरी के नाम से। लेकिन मेन बात मैं आपको बता दूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि कृष्णा का नाम है। ट्रांस हिमालय में कौन सा आता है? तो आप कहेंगे कराकोरम। और कराकोरम में कौन सा आता है? तो आपका उत्तर आ जाएगा केटू या गॉडविन ऑस्टिन। ये किस में फैली हुई है? तो आप कहेंगे ये आपका फैली हुई किसमें? कराकोरम के अंदर फैली हुई है। याद रखिएगा गासेरबुरुम, हिडन पीक, मासेरबुरुम, सेडन पीक अन्य चोटी है। ग्लेशियर यहाँ पे सियाचिन आता है जो भारत का सबसे लंबा हिमनद आता है, भारत का सर्वोच्च युद्ध स्थल है। इसके अलावा आपका बियाफो, बाल्टोरा, साल्टोरा ग्लेशियर, हिस्पार ग्लेशियर, ओंज नदी घाटी भी कौन सी श्रेणी में आती है? तो आप कहेंगे कराकोरम श्रेणी में आती है। और एक और आती है जिसे आप कहते हैं नुब्रा नदी, और ये नुब्रा जो नदी है ये कौन से ग्लेशियर से निकलती है? ये याद रखिएगा ये सियाचिन ग्लेशियर से ही निकलती है। पर्सन आ जाए नुब्रा नदी की घाटी कौन से ग्लेशियर में? तो आपका उत्तर आ जाएगा ये सियाचिन ग्लेशियर के अंदर ही आती है। इसके बाद में जो भी बातें हैं इसको लेकर के, हिमालय के आगे वाले भागों को लेकर के, ये अपन कल की क्लास में करेंगे। आज अभी ठीक 5-7 मिनट बाद में ठीक 9:15 बजे पेपर का लाइव सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। सारे आ जाओ, तैयार होके कॉपी मेरा हाथ में ले लेना। मिलते हैं ठीक 5-7 मिनट बाद में। जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं। कैसा लगा सेशन कमेंट करके जरूर बता देना। अच्छा ही लगा होगा, पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।